Hello friends, welcome to my YouTube channel Socio Concepts, and from today we are starting with the thinkers portion. We will rightly start with Karl Marx. In my previous lectures we have talked about the sociological perspective, some of the current affairs from sociological perspective, and I hope that makes sociology even more interesting, relating sociology with the current affairs and current events. So let's start with द थिंकर्स पोर्शन, कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में, जो कार्ल मार्क्स का जो सबसे फेमस जो कंसेप्ट है जो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने दिया है वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स की जब बात आती है तो सबसे पहले आपके मन में जो बात आती होगी वो कम्युनिज्म की आती होगी कि कम्युनिज्म, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहे, कार्ल मार्क्स एज अ सोशियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने से पहले एक चीज़ समझना पड़ेगी कि कार्ल मार्क्स की लड़ाई थी हेगल से। हेगल एक फ़िलोसोफर थे और वो उनका ही मानना था कि जब हमारी कोई भी सोसाइटी का जो इवोल्यूशन होता है, सोसाइटीज़ इवोल्यूशन या प्रोग्रेस, वो कैसे होती है? इट हैपन्स थ्रू आइडियाज़। हेगल का मानना था कि अगर कोई भी हमारे पास अच्छे आइडियाज़ आएंगे तभी हम सोसाइटी को, उस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स ने उसको चैलेंज किया और कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, हेगल है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे सर के बल पे खड़ा और हमको हेगल को सीधा खड़ा करना है। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स का क्या इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स का सबसे ज़्यादा पहले सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। सर्वाइवल के लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये इम्पोर्टेंट है। और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें कैसे, जैसे एजुकेशन है, मान लो रिलीजन है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले क्या होता है, सर्वाइवल आएगा, यानी सर्वाइवल के लिए फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और उसके बाद जब सर्वाइव करेगा तब इंसान एजुकेशन, रिलीजन और कल्चर के बारे में डिस्कस करेगा। यानी तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो हमारा ये फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये जो हमारा ये, इसको कार्ल मार्क्स ने कहा इकोनॉमी, इकोनॉमी, एंड दिस इकोनॉमी विल डिसाइड अबाउट आवर एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर, लॉज, ये हमारा डिसाइड करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इस इकोनॉमी को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, इट्स अ बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन चीज़ों को कहा कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर। तो यानी हमारे इस बेस के ऊपर, यानी इकोनॉमी से सारी चीज़ें हमारी डिसाइड हो रही है, ठीक है। बेस से हमारा जो सारा सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी इकोनॉमी से डिटरमाइन हो रही है ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो आई होप आपको ये समझ में होगा, विच इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी जो सोसाइटी का इवोल्यूशन हो रहा है, इट इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स थ्रू इकोनॉमी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो सोसाइटी का इवोल्यूशन है, सोसाइटीज़ इवोल्यूशन, ये होता कैसे है, ठीक है। वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, लेकिन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू कैसे होता है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि द चेंजेस अकर थ्रू द क्लैश ऑफ कंट्राडिक्शंस, यानी कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हमारी कोई भी सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, वो इनहेरेंटली अनस्टेबल है, इनहेरेंटली अनस्टेबल है, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से कोई एक नया सिस्टम आता है, ठीक है, नया सिस्टम आता है, ये भी अनस्टेबल होता है, और उसके बाद फिर एक नया सिस्टम आता है, ठीक है। आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि ये ना इनहेरेंटली अनस्टेबल है। कैसे? तो जैसे इसमें एक थीसिस होगा और इस थीसिस का ये एक एंटीथीसिस होगा, एंटीथीसिस होगा। थीसिस को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारी जो कैपिटलिस्टिक क्लास है,
जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट, ये थीसिस हो गया। और जो एंटी थीसिस है, मान लीजिए वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास है, तो एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैश होगा, ठीक है, क्लैश होगा। और इस क्लैश की वजह से, बिकॉज ऑफ द क्लैश ऑफ दीज कॉन्ट्राडिक्शंस, कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास, अ न्यू सिस्टम विल अराइज, ठीक है। अब उसके बाद कोई नई सोसाइटी आएगी, जैसे सोशलिस्ट सोसाइटी आई मान लीजिए। तो ये इस तरह से क्या होगा, एक थीसिस होगा, एक एंटी थीसिस, उससे एक आया नया आएगा सिंथेसिस। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि किस तरह से हमारी ये सोसाइटीज़ चेंज हुई है। इस प्रिमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ के कार्ल मार्क्स कहता है इस प्रिमिटिव कम्युनिज्म को, यहाँ पे कोई थीसिस एंटी थीसिस नहीं था। ये कार्ल मार्क्स कहता है बाकी और जितने भी हमारे जिस फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी आई है, जितनी भी सोसाइटीज़ आई है, वो अपने है ना अनस्टेबिलिटी के बीच खुद ही बोती है और अपने खुद ही उन बीच से अपने आप का खुद का डिस्ट्रक्शन होता है। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ के सारी चीज़ों में, एंसेंट सेलेवरी में ले लो, पहले फ्यूडलिज्म ले लो, कैपिटलिज्म ले लो या सोशलिज्म ले लो, all these societies have theses, antitheses, and then they clash, and then because of their clash comes a new society which is called synthesis. तो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का एक कंसेप्ट है मोड ऑफ प्रोडक्शन इन क्लास स्ट्रगल। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपको पता है, उसकी फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, तो उसमें कार्ल मार्क्स ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मैंने बताया ना कि क्लास स्ट्रगल्स कैसे होती है, थीसिस और एंटी थीसिस के बीच में ये क्लास स्ट्रगल ही है एक तरह से, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी एक नई सोसाइटी उभर के आती है। तो कार्ल मार्क्स इसी बात को कहते हैं कि जो जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री को देख ले तो इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं इसको, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बेसिकली हर उसमें दो पोलराइज्ड क्लासेस होती है, ठीक है, दो पोलराइज्ड क्लासेस, एक बोर्जुआ, उसने एक सोसाइटी को, एक क्लास को कहा बोर्जुआ जो हैव्स है, और एक को कहा प्रोलेटेरिएट यानी हैव नोट्स, ठीक है। बोर्जुआ कौन से है, बोर्जुआ क्लास कौन सी है, ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं, फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। और एक प्रोलेटेरिएट क्लास है हैव नोट्स, जो जिनके पास सिर्फ क्या है, लेबर पावर है, ठीक है, और उसी लेबर पावर को दे मस्ट सेल टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये दो क्लास है। तो अब ये इनमें क्या होता है कि ये दो क्लासेस हैं, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जब कार्ल मार्क्स कहता है ये थोड़े टाइम तक तो इनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है, बाद में इनमें आपस में जो ये है कि आपस में इनके एक दूसरे के प्रति सेटिस्फैक्शन जो है बहुत कम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि जिससे डिसएन्चांटमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनकी एक दूसरे के लिए जो बिटर फीलिंग्स है वो डेवलप हो जाएगी। वो कैसे होगा, कार्ल मार्क्स ने उसका एक प्रोसेस बताया। कार्ल मार्क्स कहता है ये दो तरीके से होगा, एक पॉपुलराइजेशन और एक होमोजिनाइजेशन। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इनिशियली तो ये लगेगा कि भाई जो वर्किंग क्लास को लगेगा कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है, जो हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे लक ख़राब है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को दोष देंगे। लेकिन धीरे धीरे ना ये बहुत ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशंस है, इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इनकी, ठीक है। उसके बाद ये पॉपुलाइजेशन हो जाएगा, यानी और ज़्यादा गरीबी में नीचे आ जाएंगे। एक होमोजिनाइजेशन होगा। होमोजिनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे एक ऊपर की क्लास है, हैव वाली क्लास है जिसको बोर्जुआ क्लास है, और एक प्रोलेटेरिएट क्लास है। कार्ल मार्क्स कहता है बीच में कुछ है ना, बीच में स्मॉल बिजनेसमैन्स भी आएंगे, स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। तो अब ये स्मॉल बिजनेसमैन भी है ना, जब इनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी तो ये प्रोलेटेरिएट और ये स्मॉल बिजनेसमैन ये एक साथ ही आ जाएंगे, ये इनका होमोजिनाइजेशन हो जाएगा। जब ये होमोजिनाइजेशन हो जाएगा तो इनको है ना रियल ये एक क्या हो जाएंगे, स्मॉल बिजनेसमैन, प्रोलेटेरिएट्स और भी छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, एक साथ वो एक ही सोसाइटी, एक ही क्लास बना लेंगे, उसको बोलेंगे क्लास इन इटसेल्फ। हालांकि इनके अंदर अभी वो वाली फीलिंग नहीं आई कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो एक तरह से होमोजिनाइजेशन हो गया, वो एक साथ आ गए, एक ही क्लास में हो गए, एक सबमर्ज हो गए कि पहले स्मॉल बिजनेसमैन उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रेडर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्रोलेटेरिएट उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो क्या है कि एक ही तबके में आ गए, एक ही कैटेगरी में आ गए, यानी ये है कि एक स्टैटिस्टिकल कैटेगरी में आ गए।
स्टैटिस्टिकल कैटेगरी, जिसको बोला है क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, एक क्लास आ गया, होमोजेनाइजेशन हो गया इनका। लेकिन धीरे धीरे जब ये हो जाएगा तो इनका साथ में क्या है कि ये फिर है ना कॉन्शियस हो जाएंगे, ये कॉन्शियस हो जाएंगे, कॉन्शियस अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्शियस अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन। उन्हें लग जाएगा कि नहीं भाई, पहले जो हम सोचते थे कि ये वर्किंग क्लास हमारे लिए, जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उनका ये वहम दूर हो जाएगा और ये सारे लोग समझ जाएंगे, जो भी ये होमोजेनाइज क्लास बनी है, सारे लोग समझ जाएंगे कि नहीं भाई हमारा ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा। सो दे विल कम टुगेदर एंड दे विल गेट यूनाइटेड। और जब ये यूनाइटेड हो जाएंगे तो ये क्या हुआ है, जो क्लास इन इटसेल्फ थी वो दे विल बी क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है, unaware and conscious class about the exploitation in the hands of the capitalist class। तो ये क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा, और जब ये क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा तब इनमें आपस में क्लैश होगा, कंट्राडिक्शन होगा कैपिटलिस्ट क्लास के साथ, और तब जाके रेवोल्यूशन आएगा। तो ये क्लास स्ट्रगल इस तरह से होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लास स्ट्रगल का एक और पार्ट है जो कार्ल मार्क्स ने डिस्कस किया है, वो है द थियोरी ऑफ एलियनेशन। द थियोरी ऑफ एलियनेशन ये कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है। ये साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ये है क्या? एलियनेशन बेसिकली क्या है? द सिस्टमिक एस्ट्रेंजमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम देयर ओन ह्यूमैनिटी अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर उनका खुद से ही एक तरह से डिटैचमेंट हो जाएगा, डिटैचमेंट, ठीक है, एस्ट्रेंजमेंट, ठीक है, ह्यूमैनिटी से। अब वो 4 लेवल पे होता है, उसके 4 डायमेंशंस है। कैसे? एक तो खुद के प्रोडक्ट से हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, आईफोन बना रहे हैं, इसमें आईफोन बना रहे हैं, लेकिन वो खरीद नहीं सकते, उनका कुछ से कोई लगा नहीं रहेगा, एलियनेशन हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। अब लेबर क्या है कि काम भी किस तरह का है, काम क्या है, माइंडलेस है, रेपिटेटिव है कि ये अच्छा मशीन में जाके क्या करना, खटका दबाना, रेपिटेटिव काम है, कुछ काम में मज़ा ही नहीं आ रहा उनको, ठीक है, फोर्स्ड है, उसी काम को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, उसमें कोई क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हो रही है उसकी, रिपीटेटिव काम है। जैसे एक होता है ना बायोलॉजिकल मशीन्स होती है, वो जाके अपना खटका दबा दो और काम होता रहेगा, तो काम में मन ही नहीं लग रहा, उससे भी एलिनेशन हो रहा है। फ्रॉम स्पीसीज बीइंग। फ्रॉम स्पीसीज बीइंग इसका क्या मतलब है? कार्ल मार्क्स कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स है, गॉड ने ह्यूमन बींग्स को इनहेरेंटली क्रिएटिव बनाया है, इनहेरेंटली क्रिएटिव, ठीक है। अब वो बायोलॉजिकल मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं, तो उनका जो क्रिएटिविटी है वो वो यूज़ ही नहीं हो रही है। सो लॉस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड पोटेंशियल, उनको लग ही नहीं रहा कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे भी स्पीसीज बीइंग से। एंड फ्रॉम अदर वर्कर्स, कलीग्स बिकम कंपीटिटर्स। जो खुद काम करने वाले हैं वो कलीग्स हैं उनके, लेकिन वो कंपीटिटर्स बन रहे हैं। जॉब की स्कार्सिटी है, तो कोई भी कम काम करने, पैसे में कम काम करने के लिए तैयार है, तो उससे क्या है कि उनकी कंपटीशन बढ़ रही है। तो ये 4 लेवल पे एलियनेशन हो रहा है, और ये भी इस एलियनेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं वो जो उनकी फॉल्स कॉन्शियसनेस थी, फॉल्स कॉन्शियसनेस कौन सी थी कि वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है हमारे फ़ायदे के लिए, वो फॉल्स कॉन्शियसनेस वो रियल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो रही है। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन हैज़ ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट इन इट। तो ये कुछ कार्ल मार्क्स के हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे। अब यूपीएससी के हिसाब से उसका रेलेवेंस, यूपीएससी में रेलेवेंस पूछा जाता है, और उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन होगा उसमें उसकी रेलेवेंस और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जरूर आएगी। तो मार्क्स आज के टाइम पे मैटर क्यों करता है? क्योंकि मार्क्स की जो प्रिडिक्शंस है, कुछ प्रिडिक्शंस उसने जो भी करी थी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रू हो रही है। जैसे आज की गिग इकोनॉमी देख लीजिए, जिसमें उबेर ड्राइवर्स वगैरह है, ठीक है, जोमेटो वगैरह के ड्राइवर्स हैं, तो ये कैसे, इनका मतलब बस ये है कि काम कर रहे हैं, ठीक है, एलियनेशन, वर्क से पूरा एलियनेशन हो चुका है, और इनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो गिग इकोनॉमी देख लीजिए, ठीक है, राइजिंग इनइक्वालिटी देख लीजिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से 1% लोगों के पास और अराउंड 50% वेल्थ है, तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ रही है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म, ये आपको ये इस तरह से यूज़ करने हैं कि मार्क्स का रेलिवेंस दिखाने के लिए कि मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छे हुए, ठीक है। अब मार्क्स का हम क्रिटिकल इवैल्यूएशंस देखते हैं, तो आपको आंसर्स में यूज़ करना है क्रिटिकल इवैल्यूएशन की कैसे क्रिएट। तो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर के बारे में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मैक्स वेबर ने कहा कि कार्ल मार्क्स क्या है, ही इज़ एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट,
यानी जो इकोनॉमी है वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। इकोनॉमी हमारी एजुकेशन सिस्टम डिसाइड करेगी, इकोनॉमी हमारी रिलीजन डिसाइड करेगी, हमारा लीगल सिस्टम डिसाइड करेगा। लेकिन मैक्स वेबर कहता है, मैक्स वेबर ने इसको प्रूव भी किया है। मैक्स वेबर ने कहा कि वेबर आर्ग्यूड आइडियाज़ एंड रिलीजन कैन शेप द इकोनॉमी। वेबर ने कहा कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी रिलीजन को शेप करेगी, बल्कि जो रिलीजन है वो भी इकोनॉमी को शेप करता है। और उसके लिए उन्होंने एक स्टडी की थी जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जब ये मैं मैक्स वेबर पढ़ाऊँगा आपको तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे जो रिलीजन है वो इकोनॉमी को डिटरमाइन कर सकता है, ना कि सिर्फ इकोनॉमी रिलीजन को डिटरमाइन करेगी। ठीक है। फिर राल्फ डायरेंडोर्फ, उसने भी ये कहा कि जो आप वो कहते हैं ना कि रिवॉल्यूशन आएगा, तो ये कहते हैं कि मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो गया है, तो जो पोलराइजेशन होना था, पोलराइजेशन होमोजेनाइजेशन, ये तो हो ही नहीं रहा। मिडिल क्लास एक्सपेंड हो गया, वाइट कॉलर जॉब्स आ गए बहुत सारे। ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि वो जो आप वो बात कर रहे थे कि थीसिस और एंटीथीसिस के बीच में क्लैश होगा, वो तो हो ही नहीं रहा। पोलराइजेशन होगा ही नहीं तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। एक उसका एक क्रिटिकल इवोल्यूशन ये है कि मार्क्स मतलब सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। ठीक है। रेवोल्यूशन क्या है, मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन होगी हर सोसाइटीज़ में, लेकिन रेवोल्यूशन तो एग्रेरियन सोसाइटीज़ में भी हुई है, रशिया में। ठीक है। जबकि वहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था सच। ठीक है। रशिया नॉट एडवांस कैपिटलिस्ट वंस, लेकिन जो और ज़्यादा एडवांस कैपिटलिस्टिक जो कंट्रीज़ थी जहाँ पे ये आते थे, जैसे ब्रिटेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रिवॉल्यूशन नहीं आया। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि हो सकता है कि जो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे तो ये लिखेंगे कि मार्क्स की आज भी रेलिवेंस है। हो सकता है कि मार्क्स की जो प्रिडिक्शंस थी रिवॉल्यूशंस को लेकर वो सही, उसकी टाइमिंग सही ना हो, लेकिन मार्क्स की जो थियरीज़ है आज भी कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट है, जो कि हमने देखा। तो दोस्तों ये था मार्क्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपको अगर इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।